हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर का पोस्टमार्टम करने वाले हैं और आज आपको हम बताएंगे कि कितना आसान इंग्लिश का पेपर होता है। बहुत सारे बच्चे बिना मतलब के परेशान रहते हैं, तो चलिए हम आज आपको बताएंगे कि कितना आसान होता है। ठीक है ना। ये बच्चों 2022 का आया हुआ पेपर है, कोई ये मॉडल पेपर नहीं है, ये रियल वाला 2022 का है। ठीक, नेट से निकलवाया है, बस कलर इसका सफ़ेद हो गया है, बाकी आपका कलर जो पेपर का होगा बच्चों वो पीला ही होगा। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक मेंशन करना है, नाम। ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ ज्ञान की बातें आपको दी गई है कि भाई साहब आपके समय इतना है, ठीक है ना। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन निर्देश क्या है रसगुल्लों कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, 4 ABCD में विभक्त होगा और ऑल द क्वेश्चन कह रहा कि ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी सभी सेक्शन के जो सारे प्रश्न होंगे बच्चों वो अनिवार्य हैं। ये कुछ ज्ञान की बातें हैं इधर। और उसके बाद आगे और कह रहा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट इच क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न के जो बगल में क्या है उसके मार्क दिए रहेंगे। ठीक, फिर कह रहा है रीड द क्वेश्चन वेयर केयरफुल क्या कहते हैं बच्चों, केयरफुली। ठीक, बिफोर यू स्टार्ट, कह रहा है कि प्रत्येक जो प्रश्न होगा आपका उसको पहले सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिए, तभी उसे स्टार्ट करिए। और ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा करना भी चाहिए। ठीक है ना। चलिए हम पढ़ लेते हैं सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन बच्चों। और पहला ही क्वेश्चन हम आपको बता दें रसगुल्लों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और ये 15 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए इस वाले क्वेश्चन को तो बहुत ही केयरफुली हमें पढ़ना है। अब देखिए इसमें भाई किताब का होता नहीं है, कहाँ से दे दे कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दिक्कत हमें नहीं लेना है बल्कि दिक्कत तो भाई उन्हें देना है, ठीक, पेपर वालों को। अब देखिए बच्चों इसमें जो होगा आपको पहले पढ़ना है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कह रहा है कि पहले इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए, फिर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक पैसेज दिया है बच्चों कि कह रहा है कि द ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान and part of Central Asia before the advent of Islam were largely Buddhist and कह रहा है earlier still during the period of the epics। देखिए हिंदूस, ये कहा गया है बच्चों कि ओल्ड तुर्किश एंड अदर रेसेस की जो पुराने तुर्की हैं, ठीक, और अन्य जो जातियां हु हैबिटेड अफगानिस्तान की जो अफगानिस्तान में निवास करती थी, ठीक है ना, और एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, और क्या है कि मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आगमन से पहले, बिफोर माने पहले, वे क्या थे, लार्जली बुद्धिस्ट, यानी बड़ी मात्रा में वो क्या थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। एंड ईयरलियर स्टिल, और उससे भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एपिक, यानी महाकाव्य के दौरान क्या, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। मतलब एक आपको अगर अर्थ नहीं आता बच्चों, डोंट वरी, हमने बोला है ना कि अर्थ निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमें अर्थ नहीं लिखना है बच्चों, बस आप इतना समझ सकें कि जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे उसका आंसर आप पा सकें। तो ये पैसेज है, कह रहा है कि भाई पुराने जो तुर्की और अन्य जाति के लोग क्या कि अफगानिस्तान में निवास करते थे और मध्य एशिया के कुछ भागों में, किससे, इस्लाम के आगमन से पहले, और वो सभी के सभी बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उससे भी पहले महाकाव्य के दौरान क्या, हिंदू धर्म को मानने वाले थे। तो ये है पैसेज का कुछ पार्ट। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहा है इसमें। और आगे बच्चों यहाँ से इस तरह से है, ठीक ना, फ्रंटियर एरिया वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर। देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, एक बार अच्छे से इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मेंशन किया गया है, ध्यान से समझना बच्चों। बस आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि जो क्वेश्चन है हम मिला सकें कि इसमें वहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि 15 नंबर की बात है तो ऐसे ही थोड़ी ना जाने देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट रिलीजियस ग्रुप इनहेबिटेड, मतलब कौन सा धार्मिक समूह निवास करता था अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान में बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के आगमन से पहले। तो इस्लाम के आगमन से पहले कौन सा धार्मिक ग्रुप, धार्मिक समूह अफगानिस्तान में निवास करता था। तो चलिए बच्चों पैसेज में मिल गया ना कि जो निवास करते थे क्या थे, कि लार्जली बुद्धिस्ट, ठीक, बुद्धिस्ट थे, और उससे भी पहले अगर पूछा होता तो कौन थे, हिंदू धर्म को मानने वाले। हमें आंसर मिल गया बच्चों बुद्धिस्ट, ठीक है ना।
तो आपको इसका नंबर मिल गया और 3 नंबर आपके जेब में। लिखना क्या है बच्चों, व्हाट के जगह पर केवल बुद्धिस्ट लिख देंगे। बुद्धिस्ट रिलीजियस ग्रुप्स इनहैबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, कि इस्लाम के आगमन के पहले अफगानिस्तान में क्या है, बुद्धिस्ट यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले निवास करते थे। है ना आसान। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द मीन्ड बाय द, कह रहा है कि फ्रेज द पीरियड ऑफ द इपिक। देखिए द पीरियड ऑफ इपिक का मतलब महाकाव्य काल, ठीक। और यहां पर बच्चों अगर आपने देखा होगा कि महाकाव्य, देखिए इसमें कहा गया है, ठीक है ना, कहा गया भाई, हाँ यहां पर है बच्चों, कह रहा है कि द पीरियड ऑफ इपिक, और महाकाव्य का काल, और महाकाव्य का जो काल है या समय है बच्चों हिंदू धर्म में कौन होता है भाई, या तो महाभारत या फिर रामायण, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या, तो बच्चों लिखेंगे क्या, इसमें थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको वहां पर आंसर नहीं मिलेगा। द पीरियड ऑफ इपिक का मतलब महाकाव्य काल का मतलब महाकाव्य काल, तो यहां पर यही लिख देंगे ऐसे, केवल भाई लिख देंगे कि पीरियड ऑफ ठीक है ना, महाभारत लिख देंगे या फिर रामायण, बस हो गया आंसर और 3 नंबर आपके जेब में, ठीक। अगला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि व्हाट वाज, यहाँ पर कह रहा है कि टैक्सिला फेमस फॉर, कि जो टैक्सिला है वो किसके लिए फेमस है, टैक्सिला किसके लिए प्रसिद्ध था, ठीक, किसके लिए प्रसिद्ध था, चलिए देखते हैं। चलिए इसमें पैसेज में देखिए बच्चों आपको दिख रहा है ना, कह रहा है कि ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्सिला, इसका मतलब क्या है, टैक्सिला प्रसिद्ध किसके लिए है रसगुल्लों, ग्रेट यूनिवर्सिटी के लिए। तो आसान है ना, इसमें कुछ कठिन है नहीं है, फालतू के आप लोग परेशान होते हैं बस, और कुछ नहीं। तो इसमें बस वही लिख देना है बच्चों कि टैक्सिला वाज फेमस फॉर ग्रेट यूनिवर्सिटी, मिल गया 3 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैज बीन कॉमन टू द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ सेंट्रल आइडिया डिस्पाइट एशिया डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन, कह रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों में और कह रहा है कि जो मध्य एशिया के लोग हैं उनके बीच में क्या चीज कॉमन है, कह रहा है कि उनके धर्म अलग होने के बावजूद, यानी उनके धर्म अलग हैं उसके बावजूद भी उन दोनों में क्या कॉमन है, क्या समानता है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है कि चेंज द रिलीजियस मेड डिफरेंट, मतलब उनके धर्म अलग अलग हैं बट कुड नॉट चेंज, कह रहा है इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड, तो लेकिन क्या है उनके मेंटल बैकग्राउंड्स हैं बच्चों वो क्या है, सेम है, ठीक है ना। उनमें नॉट चेंज का मतलब वो बदले हुए नहीं है। आंसर मिल गया, व्हाट के स्थान पर मेंटल बैकग्राउंड्स लिख दीजिए, बस हो गया काम। तो यहां पर क्या लिख देंगे बच्चों, केवल व्हाट के स्थान पर मेंटल बैकग्राउंड लिख दीजिए, बाकी पूरा का पूरा यही छाप दीजिए। अब इससे आसान तरीका क्या हो सकता है रसगुल्लों, चलिए अगला क्वेश्चन है जो ई में 3 होंगे वोकाबुलरी से, कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अराइवल। देखिए आर कमिंग, अराइवल का मतलब होता है बच्चों जैसे मतलब आना, अराइवल का मतलब पहुंचना या कमिंग यानी आना, तो अराइवल आर कमिंग दोनों एक है, इसका और क्या मतलब हो सकता है इस पैसेज में देख करके आपको बताना है। तो यहां पर पैसेज में देखिए यहां पर लिखा है बच्चों एडवेंट, एडवेंट का मतलब आगमन, हमने बताया ना कि इस्लाम के आगमन से पहले, तो एडवेंट का मतलब आगमन, तो मिल गया इसका नंबर, ठीक है ना। और इसमें का दूसरा क्वेश्चन देखिए यही थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, टफ होते हैं, बहुत सारे बच्चों को इसी में समस्या होती है वोकैबुलरी में। आगे कह रहा है कि व्हाट आर द मीट, मतलब क्या अर्थ है, कह रहा है कि मॉन्यूमेंट्स, ओ भाई यहाँ तो मेरा नाम मिल गया, इतना लिख दीजिए, मोनू हो गया मेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स का मतलब होता है बच्चों बिल्डिंग, इसका अर्थ हो गया बिल्डिंग। और कह रहा है कि यहाँ पर मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है, मोनेस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, मठ होता है, ठीक है ना। ये मठ ए प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर सभी जो मठाधिकारी होते हैं वो साथ रहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तीसरा है कह रहा है कि गिव द साइनोनिम ऑफ इंटायरली, इंटायरली का मतलब होता है बच्चों संपूर्ण। अब संपूर्ण किसके मतलब होता है भाई, होता है किसके मतलब, टोटली के, ठीक है ना, टोटली के मतलब होता है संपूर्ण। तो इस तरह से 15 नंबर बच्चों आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक। यही मेन पार्ट होता है और 15 नंबर मिलते हैं, इसलिए इसे केयरफुली करना है। चलिए हम देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
चलिए दूसरा जो क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन बी, शुरुआत हो जाता है सेक्शन बी का। और इसमें क्या है, दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कहा है कि राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट, कह रहा है कि 100 से कितना कि 150। ठीक, आपको क्या करना है 100 से 150 वर्ड में इसी में कंप्लीट करना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इतने में नंबर मिलेगा कि नहीं। अरे काहे नहीं मिलेगा बबुआ, क्योंकि भैया आपको पहले ही सजेस्ट कर दे रहा है और उसके बाद भी आपको नंबर नहीं देगा, तो भाई ये सरासर नाइंसाफी होगी। तो जितना कहा जाए केवल उतना करिए। और 10 नंबर का ये टॉपिक है। अब इसमें देखते हैं 3 आपको देगा और 1 करना होगा। पहला है टेररिज्म, इस पे हमने लिखाया है बहुत ही सिंपल तरीके से। दूसरा हाउ टू प्रिजर्व आवर कल्चर हेरिटेज, मतलब हम अपने संस्कृति को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, संरक्षित कैसे कर सकते हैं। ठीक, और तीसरा है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, इसको भी हमने करवाया है। तो 3 में 1 आप इजिली कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं आता है। और तीसरा चलिए देख लेते हैं बच्चों, तीसरा जो क्वेश्चन होगा ये भी 10 नंबर का होगा। और इसमें क्या है कि राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम या फिर हर टू टेकल द ग्रिम फ्लड सिचुएशन इन योर सिटी टाउन या फिर विलेज, यानी बाढ़ की जो समस्या है उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखना है आपको। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था। और अगला इसमें चलिए देख लेते हैं अथवा में, क्योंकि 2 होंगे, 1 करिए बस, डोंट वरी। दूसरा क्या है बच्चों अथवा में, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर या यंगर सिस्टर, ठीक है ना, हाँ, यंगर ब्रदर या सिस्टर, टेलिंग हिम हर यूज एंड यूजेस एंड एब्यूजेस ऑफ सेल फोन, कि अपने क्या करना है कि छोटे भाई को या बहन को एक लेटर लिखना है जिसमें क्या है मोबाइल फ़ोन के उपयोग या दुरुपयोग को बताना है। और इसको भी हमने बताया है, इसको भी हम लिखाए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे बच्चों तो सारे वीडियो वहाँ पर पड़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको सजेस्ट भी कर देगा कि भाई डू नॉट राइट योर एक्चुअल नेम, अपना वास्तविक नाम या फिर अपना एड्रेस मत मेंशन करना, मतलब कोई फेक नाम XYZ लिख दीजिए, कोई इधर उधर, ठीक है ना। यहाँ पे रामगढ़ राम जैसे लिख सकते हैं ना कि रामनगर, ऐसे करके कुछ भी लिख दीजिए, ठीक। तो ये सेक्शन बी हो जाएगा। अब चलिए बच्चों हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन सी चौथे क्वेश्चन से, और ये पार्ट होगा टोटली ग्रामर का। इसमें क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। इसमें ये भी बहुत सारे बच्चों को तकलीफ देता है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, बोलते हैं सर ये तो हम बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे बच्चों और 10 नंबर मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा वर्ड पावर आप मजबूत करेंगे, ठीक, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह इंग्लिश का पढ़ा करो तो थोड़ा मेंटल एबिलिटी ज़्यादा ग्रोथ होगी, ठीक। देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है कि दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कार्ड, मतलब वह चीज़ जिसे ठीक नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ठीक है ना। इसमें ध्यान से बताना कि क्या कहते हैं, ठीक। इनकरेक्टेबल है, इनकरेक्टिबल है, उसके बाद इनकरेक्टेड है या फिर इनकरेजिबल है। तो इनकरेजिबल है बच्चों, ये इनकरेजिबल यानी जो ठीक ना किया जा सके, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फ्रेज, यानी एक क्या आइडम फ्रेज जो मुहावरा वगैरह होता है ना, उसमें कह रहा है कि ए बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, मतलब ए बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है बच्चों कि ए हड्डी, यानी क्या है एक, जैसे क्या कहते हैं कि जिसको हिंदी में कहा जाता है कि लड़ाई की जड़ या झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। तो इसका अर्थ आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे कोरेलसम कहा है, ए डिस्टर्बिंग मैन कह रहा है, ठीक। और उसके बाद कह रहा है रीजन ऑफ क्वेरल या फिर विथ ए रीजन, तो भाई रीजन ऑफ क्वेरल यानी झगड़े की जड़, ठीक है, या झगड़े का कारण, ठीक। अगला है कह रहा है कि द साइनोनिम्स ऑफ बेन, बेन का मतलब क्या होता है बच्चों, दुत्कारना या फटकारना, ठीक। इसका साइनोनिम का मतलब समानार्थी लिखना है, तो और किसके मतलब होता है दुत्कारना या फटकारना, तो बेनिस है पहला, दूसरा है बैनर, तीसरा है कर्स या फिर बैन। तो कर्स का मतलब होता है बच्चों कोसना, तो यही वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा आपको मेहनत करने की जरूरत है, बाकी ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना, बहुत आसान होता है। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन है डी में, कह रहा है कि ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, which word in this sentence is an
इरर, यानी इस शब्द में क्या इरर है, क्या गलती है। तो ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ, इसमें ऑप्शन है ऑलवेज स्पीक ए ट्रूथ। देखिए बच्चों यहाँ पर इरर है, ठीक। वैसे अगर यहाँ पर केवल द होना चाहिए था तब पूरा सेंटेंस ठीक होता, तो इरर कहाँ पर है, ए पर है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है बच्चों कि द एंटोनिम ऑफ एंशिएंट इज, कि ये एंटोनिम्स का मतलब विलोम, एंशिएंट का विलोम क्या, एंशिएंट का मतलब होता है बच्चों प्राचीन, पुरानी, और पुरानी का मतलब क्या होगा विलोम, भाई नया, आधुनिक। तो यहाँ पर ओल्ड नहीं होगा, कह रहा एसेंट ये भी नहीं होगा, डिसेंट ये भी नहीं होगा। अगला है मॉडर्न, तो मॉडर्न का मतलब आधुनिक, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये 5 जो क्वेश्चन होंगे बच्चों बहुत ही आसान होंगे, केवल टिक करना होगा। उस कहीं ना कहीं आपको एक हिंट भी इसी वर्ड मतलब इसी से जो ऑप्शन होते हैं मिल जाता है। तो इस तरह से आपके 10 नंबर ये बहुत आसान होते हैं, आपको जरूर मिलेंगे, ठीक। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों 5वां क्वेश्चन। देखिए 5वें में ए बी सी ऐसे करके आएगा, ठीक है ना। 5वें में अब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, और सबसे ज्यादा फायदा यह है बच्चों इसमें किसी एक को, देखिए कहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, और 2 नंबर के होंगे, तो दोनों में कोई केवल एक करना है। आया है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई शैल हेल्प यू, कि मैं आपकी सहायता करूंगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम बना सकते हैं ही सेड या सेड टू को अपन लिख देंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना, ही टोल्ड मी दैट, कंजक्शन दैट लगाएंगे। अब आई कहाँ पे जाएगा, इसके पास, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट ही। अब ही के साथ भाई सेल तो लगता नहीं, विल का वुड हो जाएगा, ही वुड हेल्प, ठीक, ही वुड हेल्प। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यू है, यू कहाँ आएगा, मी के पास, तो मी ही रह जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी, और इसमें कंजंक्शन क्या लगता है, टू, ही रिक्वेस्टेड मी टू, प्लीज हट जाता है। उसके बाद हम लिख देंगे हेल्प। अब उसके बाद भाई यहाँ पर मी कहाँ आएगा, लड़के के पास, आई का दूसरा रूप मी है, तो ही का दूसरा रूप क्या हो जाएगा, हिम, ठीक। इस तरह से दोनों में केवल आपको एक करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक। अगला है कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब जैसा कोष्टक में दिया वैसा करो, ठीक। केवल एक का, इन दोनों में से केवल एक का ही करना है। अब देखिए इसमें कहा है कि ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, कई बार हमने इसको बता दिया है, बदलना किसमें है, सिंपल सेंटेंस में। तो लिखेंगे बच्चों ही इज टू फास्ट, टू मतलब सॉरी फैट है भाई, ही इज टू फैट टू रन फास्ट, हो गया, बस काम खत्म। दूसरा कह रहा है कि सी इज रिच और सी इज नॉट हैप्पी, कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है कि भाई वह अमीर है, वह क्या है, खुशी नहीं है, यानी प्रसन्न नहीं है। तो लिखेंगे, देखिए इसमें यद्यपि वाला चलता है, आल्दो क्या लिखेंगे बच्चों, सी इज रिच, यद्यपि वह अमीर है, येट बोले तो फिर भी सी इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर देखिए फिर सी लिखेंगे या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, येट इज नॉट हैप्पी भी लिख देंगे, सही है। या येट नहीं लगाना चाहते कॉमा, कि आल्दो सी इज रिच मतलब रिच, यहाँ पर सी इज नॉट हैप्पी, या यहाँ पर सी लगाएंगे या ना लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। चलिए अगला है सी सेक्शन में, कह रहा चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा दिया है उसी को बदलिए। पैसिव वॉइस में पहला चेंज करना है, कह रहा है कि दे विल क्लोज ऑल द शॉप, तो भाई इसमें सब यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द शॉप्स है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको लिख सकते हैं ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड। अब लिखना चाहते हैं बाय देम लिख सकते हैं, या यहीं पर लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऑल द शॉप्स विल बी क्लोज्ड। अब उसके बाद बाय देम लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद इसमें कह रहा है कि पुअर्टी इज रियली ए कर्स, यानी गरीबी एक अभिशाप है। इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में तो उसमें हाउ या व्हाट ए चलता है, तो व्हाट ए कर्स लिखेंगे, व्हाट ए कर्स पुअर्टी इज, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दीजिए,
ठीक है ना, व्हाट ए कर्स पुअर्टी इज। ठीक, और अगला यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट, कह रहा है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि दोनों में से कोई एक। देखिए सभी में जो बताते चले आए हैं केवल एक करना है, हम दोनों बता दे रहे हैं बच्चों, पूरा सॉल्यूशन डोंट वरी, लेकिन आपको केवल एक करना है। कह रहा है कि करेक्ट एनी वन, एक किसी एक को सही करिए। कह रहा है कि प्लीज नॉक द ऑन द डोर बिफोर यू इंटर द हाउस, कि कमरे में घुसने से पहले दरवाजे को खटखटाओ। अब देखिए नॉक यहाँ पे ऑन द डोर, तो इसमें करेक्शन है, ऑन के स्थान पर एट होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्शन करके यहीं पर एट लिख करके पूरा इसे छाप दीजिए। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, तो इसमें करेक्शन अगर करना है सिंपल तरीके से यहाँ पे सो लगा देंगे, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, कि मैं आपको देख करके बहुत ही खुशी हूँ या प्रसन्न हूँ। ठीक, तो ये हो जाते हैं आपके मतलब इसमें करेक्शन वाले में। अब देखिए यहाँ पर ई वाला जो पार्ट है इसमें भी क्या कहा है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर। कह रहा है कि जो भी, ये देखिए एक पेयर यानी जोड़ा दिया है और इन दोनों में से कोई एक आपको इसके आधार पर सेंटेंस बनाना है। जैसे हिंदी में भी ये सब आते हैं, जैसे इसको भी पढ़ा जाएगा बच्चों कैरियर, इसको भी पढ़ा जाएगा कैरियर। तो एक कैरियर का मतलब होता है, कैरियर का मतलब जैसे कोई अपना जॉब है या अपना पेशा, ठीक है ना, अपना काम धंधा। कहते हैं ना कि भाई मैं अपना कैरियर इस क्षेत्र में बना रहा हूँ, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना, दिस जॉब इज माई कैरियर या दिस वर्क इज माई कैरियर। और एक कैरियर का मतलब होता है ले जाने वाला, ठीक है ना, तो इन दोनों पर कोई आप एक सेंटेंस बना दीजिए। और दूसरा यहाँ पर है ऑयर, और ऑयर का मतलब होता है जैसे बच्चों चप्पू, और एक ऑयर का मतलब होता है अयस्क, जो होते हैं ना धातु के अयस्क वगैरह। तो ये चीज़ इस पे भी आप एक कोई सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक, जैसे कापर पायराइट इज द ऑयर ऑफ कापर, कि कापर पायराइट कापर का अयस्क है, ठीक है ना, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, और जो छठवां होगा बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होती है, 5 नंबर में आता है भाई कोई अनुवाद होगा। अनुवाद के लिए हमने बताया ना कि जितना हो सके टेंस में पकड़ बनाइए, ठीक है ना। जैसे 2 व्यक्ति साथ साथ यात्रा कर रहे थे, ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 2 वहाँ क्या है कि साथ साथ यात्रा कर रहे थे। अब यहाँ पर कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेवल माने यात्रा करना होता है, टुगेदर माने साथ साथ। अगर यही सब नहीं पता रहेगा तो कैसे करोगे, तो ये वाला बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत क्रिएट करता है। डोंट वरी, आपको क्या करना है, वर्ड पावर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाना है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, यहाँ से बच्चों शुरू जाता है सेक्शन डी। ठीक, सेक्शन डी में होता है, इसमें देखिए क्या है कि भाई आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन है, सॉरी 2 ही क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन में क्या करना है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, हाँ 40 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना है कि व्हाट डिड द एम हेमेल, ठीक, एम हेमेल अबाउट, हाँ से अबाउट द लैंग्वेज इन, कह रहा कि एंड इट्स इम्पोर्टेंस। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने कराया कि एम हेमेल ने मतलब जो फ्रेंच लैंग्वेज होती है ना उसके भाषा के बारे में क्या कहा था, उस भाषा के बारे में क्या कहा था। अथवा में कहा है कि भाई हु वाज द रेट, मतलब रेट ट्रैप सेलर, कि भाई जो चूहेदानी बेचता था वो कौन था, ठीक, और वो इसे कैसे बनाता था। तो इसको हमने आल चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसको भी बताया बच्चों, इसको भी बताया है। अगला देखिए यहाँ पर कहा है गार्बेज वाला जो है ना, कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों के लिए कूड़ेदान का क्या मतलब है, और व्हाट डिड दे फाइंड इट, कि वो इसमें क्या पाते थे, भाई वो इसमें सोना पाते थे, ठीक, सोने के सिक्के, ठीक। अथवा में व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर इन, कह रहा है कि टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए वो मतलब क्या करते थे। तो ये सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करवाया है, सबका आंसर लिखा है, ठीक है ना। इंग्लिश ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब पोस्ट डालेंगे मोनू सर करके तो मिल जाएगा, ठीक। और 8वां होगा बच्चों ये आपका लॉन्ग वाला 7 नंबर का क्वेश्चन होगा, और इनमें से ठीक 2 होंगे, जैसे इनमें से कोई एक करना होगा और 80 शब्द में, ठीक। तो 7वें मतलब 8वें नंबर में आपका 80 शब्द का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 7 नंबर का, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं 9वां। देखिए दूसरा, यहाँ तो दोनों में कोई एक करना है। दूसरा 9वें में अगर हम बात करें बच्चों, इसमें क्या होगा स्टेंजा, और ये 6 नंबर का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होंगे आपके 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। देखिए इसमें एंड
जो आंट जेनिफर्स टाइगर्स कह रहा है कि प्रेंच अक्रॉस द स्क्रीन। देखिए वे क्या करती है, जो कढ़ाई बुनाई कर रही होती हैं उसमें जो आंट जेनिफर के टाइगर होते हैं वो उछल कूद कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और वो क्या है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक जैसे हरे भरे जो संसार के एक चमकते हुए प्राणी की तरह वो लग रहे होते हैं, और उनके मन में पेड़ के नीचे बैठे लोगों के लिए कोई भय नहीं होता है, और वो क्या होते हैं, बड़े ही बहादुरी पूर्वक वो क्या है, निश्चितता के साथ उछल कूद कर रहे होते हैं। तो इस तरह से यानी ये क्या है, एंट जेनिफर्स टाइगर का जो चैप्टर है उसी में से स्टेंजा है। और इसमें क्वेश्चन देखिए क्या कहा है कि हाउ डू जेनिफर्स टाइगर बिहेव, कि जेनिफर के जो टाइगर थे वो कैसे बिहेव कर रहे थे। तो भैया यहाँ पर कहा है कि एंट जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस स्क्रीन। भाई इस जो स्क्रीन है यानी पर्दे के आर पार उछल मतलब इधर उधर उछल कूद कर रहे थे। मिल गया आंसर, लिख दिए, हो गया 2 नंबर। फिर आगे कह रहा है कि व्हाई डू द टाइगर नॉट फियर द मैन बीनेथ, कह रहा बीनीथ द ट्री, कि पेड़ के नीचे बैठो लोगों से जो शेर क्यों भयभीत नहीं होते, क्यों, क्योंकि भाई वो क्या थे, बहुत ही बोल्ड थे, यानी बहुत ही बहादुर थे। ये आपको बनाना पड़ेगा, बिकॉज लिख दीजिए कि टाइगर वाज या टाइगर्स वेयर बोल्ड, वो क्या थे, बहुत ही बहादुर थे। ठीक, समझ में आ गया बच्चों कि इसमें क्या कि भाई लोगों से भयभीत क्यों नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बहादुर थे। तो थोड़ा आपको बनाना पड़ेगा, इसमें से इसका अर्थ ऐसे नहीं मिल जाएगा। ठीक, अगला है कि हाउ डू द टाइगर पेस, मतलब जो टाइगर थे उनकी पेस यानी उनकी गति कैसी थी। तो यहाँ पर लिखा है कि दे पिस इन स्लीक, ठीक ना, शिवालिक कह रहा है कि सर्टेंटली, ठीक ना, हाँ सर्टेनिटी, ठीक, कि वो निश्चितता के साथ बहुत ही बहादुरता के साथ क्या करते, उछल कूद कर रहे थे। ठीक है ना बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 10वां क्वेश्चन। जो 10वां क्वेश्चन होगा बच्चों 4 नंबर का होगा, वो होगा आपका सेंट्रल आइडिया को लेकर के। और सेंट्रल आइडिया में हमने ए थिंग ऑफ ब्यूटी और माई मदर एट 66 इन दोनों के सेंट्रल आइडियाज लिखाए हैं। हालांकि इसको नहीं लिखाया है, लेकिन हमने बताया ना कि आपको बहुत ज़्यादा माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। आप इन दोनों को तैयार कर लीजिए 100%, भाई इसके बाहर का आएगा ही नहीं। 3 होंगे, 3 में कोई आपको एक ही करना है। तो ये टॉपिक बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही आसान तरीके से हमने समझाया है। ठीक है ना, अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो जाकर देख लेना। अगला है 11 नंबर में, इनमें भी क्या होगा बच्चों आपके क्वेश्चन कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, कह रहा है कि कितना 40 शब्द में, ठीक है ना, 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है। और 4 मिलकर के 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है अथवा में करके दिया है, बी में भी एक क्वेश्चन का एक है, और उसके बाद अथवा में करके दिया है। तो ये क्या है, दोनों आपको 8 नंबर दे करके जाएंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये जो 12वां क्वेश्चन होगा बच्चों, ये आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें ध्यान देना है, इसमें क्या होगा, आपको इसमें से 2 क्वेश्चन होंगे और दोनों में कोई एक करना होगा। ये भी लॉन्ग वाला है तो 7 नंबर में पूछा जाएगा, 80 शब्द में लिखना है। ठीक है ना, तो ये 2 क्वेश्चन है आपको, ठीक है ना, आपको इसी को सॉल्व करना है, दोनों में कोई एक। तो ये रहा बच्चों इंग्लिश के टोटल पेपर का सॉल्यूशन। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रही होगी, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।